तो वर्ल्ड कप 2023 का हाईली एंटिसिपेटेड, द मोस्ट एंटिसिपेटेड मैच आखिरकार हमारे सामने आ गया है और ईडन गार्डन्स के आइकॉनिक मैदान पर टीम इंडिया इस वर्ल्ड कप की दूसरी सबसे बढ़िया टीम साउथ अफ्रीका के साथ भिड़ने वाली है। लेकिन उससे पहले लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम वेरी क्विकली, जिस पर आप लोग मेरा ओपिनियन जानना चाहते हो। जैसे कि आपको ऑलरेडी मालूम होगा कि हार्दिक पांड्या हैज बीन रूल्ड आउट ऑफ वर्ल्ड कप 2023 और वो एक खिलाड़ी जिसका बिल्कुल भी रिप्लेसमेंट हमारे पास नहीं है और जिसकी फिटनेस को लेकर के हम बहुत दिनों से उनको कॉटन वूल कर करके खिला रहे थे। एक मैच में खिलाते थे, 2 मैच में वो रेस्ट करते थे, बट अनफॉर्चुनेटली एक फ्रीक इंजरी का वो शिकार हुए और वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं और उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर प्रसिद्ध कृष्णा को बुलाया गया है। अब बहुत से लोग इस बारे में अपनी अपनी राय दे रहे हैं। कुछ लोग संजू सैमसन का नाम ले रहे हैं कि आप उनको एज अ फिनिशर ला सकते थे। कुछ लोग तिलक वर्मा का नाम ले रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि एक सिक्स्थ बॉलर की भारतीय टीम में कमी है और वो लेफ्ट हैंडर का रोल भी अदा कर सकते हैं और यहां पर प्रसिद्ध कृष्णा को लेकर के आया गया है और उसके पीछे टीम मैनेजमेंट की सोच बिल्कुल साफ है। अगर आपको याद होगा तो वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सीरीज खेली गई थी वहां पर भी प्रसिद्ध कृष्णा टीम इंडिया का हिस्सा थे और अब हार्दिक पांड्या के जाने के बाद आपको सबसे ज्यादा किस चीज का डर है? वो है कि आपकी जो सबसे बड़ी ताकत इस समय है आपके प्रीमियम फास्ट बॉलर्स यानी कि जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी और मोहम्मद सिराज। अब आपको इन्हीं के साथ वर्ल्ड कप खेलना है और अगर इन खिलाड़ियों में से किसी को खुदा ना खास्ता कोई इंजरी हो जाती है तो आपके पास एक बैकअप पेसर तैयार होना चाहिए और टीम मैनेजमेंट ने आज से नहीं बल्कि प्रसिद्ध की इंजरी से पहले से वो ओडीआई फॉर्मेट में प्रसिद्ध कृष्णा पर भरोसा जता रहे थे। तो आई एम परफेक्टली फाइन विद द डिसीजन। तिलक वर्मा के पास ओडीआई फॉर्मेट का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है और जब आपने ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव को लिया था तो संजू सैमसन से आप ऑलरेडी आगे बढ़ गए थे और फिर ईशान किशन के रूप में आपके पास एक लेफ्ट हैंडर ऑलरेडी है। वो बैकअप विकेट कीपर भी हैं, मिडिल ऑर्डर में भी खेल चुके हैं, बैकअप ओपनर भी है, बल्कि टूर्नामेंट की शुरुआत भी उन्होंने ही की थी। तो एक एक्स्ट्रा पेसर आपने अपनी टीम में लेकर बिल्कुल सही फैसला किया है। लेकिन यहीं पर मामला बहुत ही ज्यादा दिलचस्प हो जाता है क्योंकि साउथ अफ्रीका भी नंबर 7 तक उनकी बल्लेबाजी है, फिर सारे के सारे गेंदबाज हैं। नंबर 8 तक भारत की भी नंबर 7 तक बल्लेबाजी है और नंबर 8 से सारे के सारे गेंदबाज हैं। साउथ अफ्रीका एडन मार्करम को एज अ सिक्स्थ बॉलर इस्तेमाल करती है। कंपैरेटिवली वो थोड़े से अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन फिर आप भी यहां पर श्रेयस अय्यर हो गए, विराट कोहली हो गए, इनको बतौर गेंदबाज इस्तेमाल करते हो। हालांकि जिस तरीके से आपकी गेंदबाजी इस समय चल रही है इसके चांसेस मुझे बहुत ही कम नजर आते हैं। फिलहाल जल्दी से अगर पिच रिपोर्ट की बात करें तो ईडन गार्डन्स का मैदान है, यहां पर बहुत बड़ा ये मैदान नहीं है। बल्लेबाज यहां पर ढेर सारे रन बनाते हैं, खूब इंजॉय करते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच जो यहां पर मैच हुआ था उसमें हमने देखा था कि कितनी आसानी से पाकिस्तान ने बांग्लादेश के स्कोर को चेस कर दिया था। ड्यू फैक्टर भी आता है और अमूमन ये जो है अच्छी बैटिंग विकेट होती है। लेकिन इस मैच में बताया जा रहा है कि हल्का सा ड्रायर सरफेस इस्तेमाल होगा, यानी कि टीम इंडिया के स्पिनर्स भी गेम में आएंगे। तो जो भी कप्तान टॉस जीतेगा वो पहले तो गेंदबाजी करने का फैसला ही करेगा, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के जो बल्लेबाज हैं वो पहले बैटिंग करना फैंसी करते हैं। तो देखना होगा कि टीम इंडिया अपनी स्ट्रेंथ पर खेलती है और कंडीशंस के अकॉर्डिंग फैसला लेते हैं या फिर वो सोचते हैं कि पहले बैटिंग कर लो, 300 से ज्यादा रन बोल्ड पे लगा दो, दक्षिण अफ्रीका पर इतना प्रेशर डाल दो कि ये चेज ही ना कर पाए और फिर अंडर लाइट्स टीम इंडिया के फास्ट बॉलर्स भी बहुत ही ज्यादा घातक है। तो मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि दोनों ही कप्तान चाहे जो भी टॉस जीते वो डिसीजन क्या लेता है। वहीं जल्दी से अगर ईडन गार्डन्स के ओडीआई स्टैट्स देखे जाए तो अभी तक 37 मैचेस इस मैदान पर खेले गए हैं, जिसमें से पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 21 मैच जीते हैं और बाद में बैटिंग करने वाली टीम ने 15 मैचेस जीते हैं। लेकिन ये ओवरऑल ईडन का इतिहास है। उसके बाद पिच रिले भी की गई है, बल्लेबाजी के लिए विकेट अच्छी भी हुई है। तो यहां पर इसमें बहुत ज्यादा ड्वेल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अलग अलग मौसम में भी मैचेस होते हैं। इस समय ईडन गार्डन्स में ड्यू आ रही है, यह बात पूरी तरीके से कंफर्म है और इसीलिए मैंने कहा कि जो टॉस का डिसीजन होगा वो देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। और अब अगर जल्दी से दोनों टीमों के हेड टू हेड मुकाबले देखे जाएं तो यहां पर दक्षिण अफ्रीका का पलड़ा टीम इंडिया के ऊपर भारी जरूर दिखाई देता है। अभी तक दोनों टीमें 90 ओडीआई मैचेस में आमने सामने आई हैं, जिसमें
जिसमें से 50 मैचों में जीत दर्ज की है साउथ अफ्रीका ने और महज 37 मैचेस में भारतीय टीम ने जीत दर्ज की है। 3 मैचों का कोई नतीजा नहीं निकल सका और हाल फिलहाल में अगर आप देखो तो यहां पर भी मामला बहुत नेक टू नेक रहा है, बहुत ज्यादा दोनों टीमों के बीच चूज करने को है नहीं। और एक वक्त ऐसा था जब हम वर्ल्ड कप के इतिहास में साउथ अफ्रीका से कोई मैच जीते ही नहीं थे। 2015 में हम पहली बार उनसे वर्ल्ड कप में जीते और उसके बाद से लगातार हमारा दबदबा रहा है। 15 में हम उनसे जीते, 21 में हम पहला मैच अपना उनसे जीते थे। तो 5 मैच हुए हैं वर्ल्ड कप में दोनों टीमों के बीच, 3 अफ्रीका ने जीते हैं, 2 भारत ने जीते हैं। तो यहां पर मुकाबला थोड़ा नेक टू नेक जरूर है, लेकिन इस समय जिस फॉर्म में टीम इंडिया चल रही है, चाहे आप उनको पहले बल्लेबाजी करवा लो, पहले गेंदबाजी करवा लो, उनके फास्ट बॉलर्स, स्पिन बॉलर्स, टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर सब कमाल की फॉर्म में चल रहे हैं। अब तो श्रेयस अय्यर ने भी रन बना दिए, इंग्लैंड के खिलाफ सूर्य कुमार यादव ने अच्छी पारी खेली थी, जडेजा और कुलदीप का मिडिल ओवर्स में चौक आता है। अगर आप फास्ट बॉलर्स को किसी तरह सर्वाइव कर गए तो यहां पर दोनों टीमों में मुझे लगता है टीम इंडिया का पलड़ा इन द करंट फॉर्म थोड़ा सा भारी है। वहीं अब अगर दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 की बात करें तो आप और हम दोनों जानते हैं कि भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में कोई भी बदलाव नहीं होने वाला है। अनफॉर्चुनेटली अब हार्दिक पांड्या बाहर हो गए हैं तो उसका थोड़ा सा साइकोलॉजिकल असर दिख सकता है। आप इसको ऐसे समझो कि आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, वो रहता आपके शहर में है, रोज आप मिलते नहीं हो, लेकिन साइकोलॉजिकली आप जानते हो कि है तो इसी शहर में, कभी भी कॉल कर लेंगे, चाय पे मिल जाएंगे, लेकिन जब वो शहर से बाहर चला जाए, देश से बाहर चला जाए तो एक साइकोलॉजिकल बैरियर भी आप क्रिएट कर लेते हो कि यार वो वहां चला गया। तो देखना होगा उससे कितना फर्क पड़ता है, बिकॉज 6th बॉलर आपके पास और 4th फास्ट बॉलर अब आप किसी भी हाल में नहीं खिला सकते। शुभमन गिल, रोहित शर्मा ओपन करेंगे, देन विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव, रविंद्र जाडेजा, उसके बाद हमारे 3 तेज गेंदबाज और कुलदीप यादव रहेंगे। तो ये भारतीय टीम की प्लेइंग 11 रहेगी। लेकिन जो चीज मैं देखना चाहता हूं वो ये है कि साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11 क्या रहेगी, क्योंकि देखिए उनको भी भारतीय टीम के मुताबिक अपनी गेंदबाजी में बदलाव करना पड़ सकता है। फिलहाल तेम्बा बवुमा के साथ क्विंटन डिकॉक ओपन करेंगे, नंबर 3 पर होंगे राइसी वनडे-डुसेन, देन एडन मार्करम, हेनरिक क्लासन, डेविड मिलर, एक बहुत ही विस्फोटक और इन फॉर्म बैटिंग लाइनअप, सभी के सब रन बना चुके हैं। बवुमा ने रन नहीं बनाए लेकिन अच्छे वो भी दिख रहे हैं। उसके बाद नंबर 7 पर मार्को येंसन, उसके बाद नंबर 8 पर जेराल्ड कोत्जिया, केशव महाराज, कागिसो रबाडा और लुंगी एनगीडी। लेकिन यहां पर अब साउथ अफ्रीका को डिसाइड ये करना है कि अगर थोड़ा सा ड्रायर सरफेस है, अगर आप टॉस जीतते हो, अगर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हो या आपकी पहले गेंदबाजी आ जाती है तो क्या तबरेज शम्सी को आप खिला सकते हो, बिकॉज भारतीय टीम के अलावा सिर्फ साउथ अफ्रीका ही एक ऐसी टीम है जिसके पास लेफ्ट आर्म चाइनामैन गेंदबाज है। तो ये मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। हालांकि मुझे लगता है कि दक्षिण अफ्रीका अपने 4 तेज गेंदबाज और 1 स्पिनर केशव महाराज के साथ ही जाएगी। और अब जल्दी से अगर इस मैच की प्रेडिक्शन की बात करें तो मेरी सबसे पहली प्रेडिक्शन यह है कि टीम इंडिया का जो टॉप ऑर्डर है, यानी कि शुभमन गिल, रोहित शर्मा और विराट कोहली, वो दक्षिण अफ्रीका के टॉप ऑर्डर से थोड़े ज्यादा रन बनाने वाले हैं, ऐसा मुझे लगता है। आपको इसमें कोई बड़ा रन आते हुए भी दिख सकता है। और केएल राहुल इस मैच में बल्ले और कीपिंग दोनों से बहुत ही अहम भूमिका निभाने वाले हैं, ऐसा भी मुझे लग रहा है, कंसीडरिंग द सिचुएशन एंड द सर्कमस्टेंसेस और जिस तरीके से साउथ अफ्रीका फॉर्म में चल रही है। और तीसरा मैच टीम इंडिया इस मैच को जीतने वाली है, ऐसा मेरा मानना है। और टीम इंडिया की फॉर्म को देखते हुए कोई भी टीम इंडिया के खिलाफ बैट लगाए, इसके चांसेस बहुत ही कम दिखाई देते हैं। हालांकि दक्षिण अफ्रीका से टीम इंडिया के मैच को लेकर बहुत ज्यादा एंटिसिपेशन भी था कि क्या साउथ अफ्रीका को हम कैसे हराएंगे, कैसे खेलेंगे, हमारी बॉलिंग के सामने उनकी बल्लेबाजी कैसे चलेगी। लेकिन रेस्ट अश्योर्ड, पेपर पर टीम इंडिया पूरी तरीके से आगे दिख रही है। अब मैच में क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इंडिया साउथ अफ्रीका के मैच से रिलेटेड आई होप आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। जिस समय मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड चल रहा है, 25 ओवर का खेल हुआ है, पाकिस्तान 200 पे है। अभी अभी बारिश आई है तो देखना होगा कि क्या वहां पर भी सेमीफाइनल की उम्मीदें पाकिस्तान की जिंदा है या नहीं। उससे रिलेटेड भी तमाम अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। So make sure to click on the subscribe button, press the bell notification, become part of the family ताकि ऐसी कोई भी वीडियोस आप मिस ना करो। और IPL 2024 से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो तो आई एम श्योर आप एंजॉय कर ही रहे हो। So stay tuned and I will see you soon in the next video.